सो इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे 3 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं और आई नो काफ़ी लेट ऑर्डर किया लेकिन सिर्फ़ आप लोगों की रिक्वेस्ट की वज़ह से। और ये बेस वेरिएंट है और ये वीडियो आपको 5-6 दिन पहले मिल जाती। लेकिन जिस दिन मैं 5 नवंबर को ए रोल शूट कर रहा था, उसी दिन एक अपडेट आया 0.95 जीबी का और ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ बग्स थे, तो मुझे लगा कि वो टेस्ट करना बनता है। दैट इज़ व्हाई मुझे बहुत सारी ये चीज़ें फिर से टेस्ट करनी पड़ी। स्टिल चलिए बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करते हैं। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा पोवा 7 और पोवा 7 प्रो लुक्स में एक जैसे ही दिखते होंगे, बट इस फ़ोन की लेंथ कम है और चौड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा और रिफाइंड लगता है। इस फ़ोन में बैक में टेक्सचर भी दिया हुआ है बेटर ग्रिप के लिए, जो कि पोवा 7 में नहीं था। मिडिल से थोड़ा सा खाली खाली सा फील होता है और पोवा 7 भी लगता था। हालांकि इसमें बैक में सेंटर में थोड़ा फ्लेक्स भी है, हो सकता है वायरलेस चार्जिंग कॉइल की वजह से। सिम स्लॉट में सिर्फ 2 सिम का ऑप्शन मिलता है। स्टेटस लाइट में यहाँ पे भी वही सारे फंक्शंस हैं जो कि पोवा 7 में मिलते थे और वो मैंने उस वीडियो में कवर कर दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फोन के साथ में काफी अच्छा कवर मिलता है विद मैग्नेटिक रिंग वायरलेस चार्जिंग के लिए। स्क्रीन साइड में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है और एक प्री अप्लाइड प्रोटेक्टिव फिल्म भी दी हुई है। एंड यू नो टेम्पर्ड ग्लास लगाना हमेशा एक अच्छा आइडिया है, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केटिंग क्या कहती है। डिस्प्ले की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है एंड काफी रिफ्रेशिंग सा लुक देता है अगर अदर फोन से कंपेयर करें तो। इस स्क्रीन के चारों कॉर्नर्स एक्स्ट्रा राउंडेड मिलते हैं, काफी एक प्रीमियम फोन वाला फील देता है, जैसे कि पिक्सल 8a। आई नो वो बहुत ही प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन इस फोन को देखते हुए बिल्कुल है। कलर्स काफी अच्छे आते हैं इस डिस्प्ले में और व्यूइंग एंगल्स भी। बाय द वे मैंने ओरिजिनल कलर प्रोफाइल पे इसको यूज किया है। अगर आपको थोड़ा सा और सैचुरेटेड कलर चाहिए तो आप विविड मोड पे स्विच कर सकते हैं। किसी तरीके का डिस्प्ले में ब्लैक क्रश का इशू नहीं मिलता और ना ही कोई फ्लिकरिंग मैंने नोटिस की। आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छी है। नेटफ्लिक्स में हाउएवर HDR का ऑप्शन नहीं मिलता, इनफैक्ट प्रीवियस सॉफ्टवेयर वर्जन में भी नहीं मिलता था और ना ही लेटेस्ट वाले में मिलता है। यूट्यूब में 4K HDR वीडियो प्ले होती है विदाउट एनी इशू। 1.5 की रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, काफी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फुल HD से स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं बात करते हैं 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की, तो वो बहुत ही लिमिटेड एप्स में है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप ऑलमोस्ट हर ऐप को 120 FPS पर फोर्स कर सकते हैं। तो देखा जाए तो वो अच्छी बात है, एटलीस्ट 120 FPS हर ऐप में चलेगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और ये पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, दूसरे फोन्स जो इस सेगमेंट में मैंने कई टेस्ट किए हैं उनमें जो वॉल्यूम 50% या उससे नीचे होती है तो ऑडियो काफी सप्रेस होती है। इनफैक्ट वोकल्स भी उतने स्ट्रॉन्गर फील नहीं होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 50% से नीचे इनफैक्ट 30% वॉल्यूम पर भी ऑडियो का आउटपुट काफी अच्छा मिलता है। स्पीकर्स आर लाउड एंड गुड। हालांकि बैक में फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, आई थिंक वो खालीपन है उसकी वजह से। फुल वॉल्यूम से 1 या 2 स्टेप वॉल्यूम डाउन कर लें, आउटपुट भी अच्छा रहता है और वो जो वाइब्रेशन है वो भी कम फील होता है। बाकी स्पीकर टेस्ट सुन लीजिए। हैप्टिक्स की बात करें तो देखिए डिसेंट है, बहुत ही अच्छे नहीं, थोड़े थोड़े चीप से फील हुए। इम्प्लीमेंटेशन हाउएवर अच्छा है। रिसेंट एप्स, क्लियरिंग दैम, बैक जेस्चर, आइकन टैप एंड होल्ड, फोन अनलॉक और कीबोर्ड जैसे इवेंट्स में मिल जाता है। वहीं सेंसर्स की बात करें तो लाइट सेंसर और कंपास सेंसर काफी अच्छे से वर्क करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर साइड में यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी, वर्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके हैंड को सेंस करके ऑलमोस्ट ऑल टाइम ये वर्क करता है। हो सकता है कि 10 में से एक बार कभी काम ना करे। वहीं जायरोस्कोप काफी अच्छे से वर्क करता है, BGMI में भी किसी तरीके का डिले नहीं मिलता। बैक में IR ब्लास्टर दिया है, लेकिन कोई ऐप नहीं है। मैंने मी रिमोट ऐप यूज की जो कि प्रॉपरली वर्क करती है। फिंगरप्रिंट अनलॉक की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ठीक काम करता है, ऑलमोस्ट आधा सेकंड 1 सेकंड के आसपास लेता है। सिमिलरली फेस अनलॉक भी स्क्रीन जैसे ही ऑन होती है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली या फिर आधा सेकंड में अनलॉक कर देता है और इवन लो लाइट में भी अच्छे से वर्क कर जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सेटअप करते ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था, फिर मैंने 2 दिन यूज किया और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक और अपडेट आया हुआ था और फिर अभी सबसे लेटेस्ट वाला जो 5 नवंबर को रिसीव हुआ था, जिसपे अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। हालांकि अपडेट वाला जो प्रॉमिस है यहाँ पे काफी कम मिलता है। अगेन अपडेट्स भी आजकल एक कंट्रोवर्शियल सी चीज है, तो आपके लिए ये प्रोज है कौन है
है ये आप पे डिपेंड करता है। यूआई में रियलमी यूआई का सा टच मिलता है या ऑलमोस्ट वैसा ही दिखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बग्स कम मिलते हैं। 18 के आसपास प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती है, जिनमें से ऑलमोस्ट 14 के आसपास आप रिमूव कर सकते हैं। एनिमेशंस काफी अच्छे हैं, इवन जो कंट्रोल सेक्टर है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट भी मिलता है। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन भी प्रॉपर है, जहाँ से ऐप ओपन करते हैं वापस वहीं जाके मिनिमाइज भी होती है। हालांकि कुछ ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। जैसे ही हम फोन को लैंडस्केप मोड में यूज करते हैं तो नोटिफिकेशन बार में बैटरी आइकन क्रॉप हो जाता है। वहीं फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे मिलते हैं। क्विक टॉगल में स्मार्ट ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप 2 फिंगर से लॉन्ग प्रेस एंड स्वाइप डाउन करते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ कोई भी कंटेंट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में। वहीं एक हाई ट्रांसलेट ऐप मिलती है, जिसमें टाइप टू ट्रांसलेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। पीडीएफ और इवन MP3 फाइल को भी पार्स करके ये ट्रांसलेट कर सकता है। हाउएवर वो पेड ऑप्शन है। इवन यहाँ पे ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन मिल जाता है। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन जब आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं वो भी ऑप्शन मिल जाता है। और एक फ्लोटिंग आइकन भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप यूनिवर्सली पूरी यूआई में कहीं भी काम में ले सकते हैं। और कुछ लैंग्वेज लर्निंग लेसन्स भी हैं इस ऐप में, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं कितना यूजफुल रहता है। इवन अब AI राइटिंग है, वो भी किसी ऐप से लिमिटेड नहीं। जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट जनरेटर, समराइज, राइटिंग स्टाइल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। रिकॉर्डर के क्लिप्स को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नोट्स में सेव भी कर सकते हैं। नोट्स में भी स्केचेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रफली एक पेंटिंग बनाते हैं तो AI से ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके इमेज जनरेट करके दे देता है। डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग इजीली होती है विदाउट अनाउंसमेंट। क्लियर कॉलिंग का एक फीचर दिया हुआ है, उसके लिए आपका वॉइस प्रिंट रिकॉर्ड करता है। हालांकि मैंने कई बार ट्राई किया, ये वर्क नहीं करता है। ये बताता है कि मैं काफी नॉइसी एनवायरनमेंट में हूँ। कॉल समरी का भी एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको क्लाउड पे अपलोड करता है और कॉल के दूसरी साइड में जो रिसीवर है उसको भी ये अनाउंस कर देता है। The content of this call will be uploaded to the cloud for summarization. You can choose whether to continue with this call. इनफैक्ट यहाँ पे रियल टाइम कॉल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलता है। AI ऑटो आंसर के भी फीचर मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेशन फीचर मिल जाते हैं। और ये जो कॉल समरी का ऑप्शन है ये व्हाट्सएप में भी इनेबल होता है। इसी के साथ ट्रांसलेटर और कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। वॉलपेपर्स में AI वॉलपेपर जनरेटिंग ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स और कैटेगरीज दी गई है। सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। गैलरी में शार्पनेस, AI इरेजर और AI एक्सटेंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। डायनामिक पोर्ट भी बहुत सारी चीजों में यूजफुल है। फ्लोटिंग विंडो भी काफी अच्छे से वर्क करता है और स्प्लिट स्क्रीन भी किसी तरीके का कोई जिटर नहीं मिलता। प्राइवेसी ऑप्शन में ट्यून ऐप का फीचर है, जहाँ पे कुछ लिमिटेड ऐप्स सपोर्टेड है। एक वॉल्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऐप्स और फाइल दोनों ही आप प्रोटेक्ट और हाइड कर सकते हैं। ऐप लॉक और रिपेयर मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं कुछ कमेंट्स आए थे कि गेम मोड के फीचर्स के बारे में बताएं, तो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस मोड मिल जाते हैं। और जो यूजुअल से फीचर्स ब्राइटनेस लॉक, नेटवर्क एनहेंसमेंट्स जो कि वाईफाई और सिम डेटा के बीच में इंटेलिजेंटली स्विच करता रहता है। ऑफ स्क्रीन गेमिंग, अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं और गेम में ऑनलाइन भी रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ यूजुअल वाले नो डिस्टर्बेंस मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टे ऑनलाइन व्हाइल रिसीविंग कॉल्स। टिल्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप कोई भी टिल्ट एक्शन को किसी कंट्रोल पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्लिप राइट का ऑप्शन पंच पे सेट कर दिया है, तो फोन को जैसे फ्लिप राइट कर रहा हूँ वही एक्शन परफॉर्म होता है। सिमिलरली मैजिक बटन का ऑप्शन मिलता है, जो कि वॉल्यूम बटन्स पे काम करता है। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज बटन्स हैं, आप उनको किसी न किसी कंट्रोल पे सेट कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप कुछ कंट्रोल्स चाहते हैं वॉल्यूम बटन से परफॉर्म हो तो वो कर सकते हैं। ओवरऑल एक काफी फीचर रिच सॉफ्टवेयर मिलता है। अब कितना यूजफुल आपके लिए वो आपके यूजेस पे डिपेंड करेगा। मैं पर्सनली इतने फ्लैशी फीचर्स पे इतना रिलाई नहीं करता हूँ। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो सेटिंग में बैटरी हेल्थ परसेंटेज से शो कर देता है और कस्टम चार्जिंग लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि फोन उतना ही चार्ज हो। नाउ मेरे पास कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, लेकिन मैंने मेरे S20 FE 5G से ट्राई किया तो वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों वर्क करते हैं, जो कि उनको करना भी चाहिए। बट ये फीचर इनएफिशिएंट है और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल भी। बताता हूँ, जैसा कि ये 15-16 हज़ार का फोन है और 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन दिया है। अगर आप अमेजन पे अगर ढूंढेंगे 30 वॉट का वायरलेस चार्जर तो आपको 2,500 से 3,000 एक डिसेंट चार्जर के लिए लगाने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक 15-16 हज़ार का एक बजट फोन खरीदने वाला बंदा 3,000 और रुपए एक्स्ट्रा इस पे खर्च करेगा। वहीं वायर्ड चार्जिंग की बात करें तो इस 6000 mAh बैटरी को मैंने 0% पे 45 वोल्ट से लगाया। शुरू में फोन का टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस। फोन ऑन होने के बाद मैंने चार्जिंग मोड को हाइपर पर सेट कर दिया। 30 मिनट में फोन 46% पे चार्ज हो गया था और टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं 60 मिनट्स में फोन 92% और टेम्परेचर आ गया था 38.8 डिग्री सेल्सियस। एंड टोटल फुल चार्ज होने में फोन को लग जाते हैं ऑलमोस्ट 67 मिनट्स और फोन का टेम्परेचर अराउंड था 38
8.2 डिग्री सेल्सियस। नाउ बैटरी लाइफ काइंड ऑफ अच्छी है अगर आप मिक्स यूजेस करते हैं, सपोज 1-1.5 घंटा BGMI खेलते हैं और पूरा दिन यूज करते हैं नॉर्मल टास्क में, तो एक दिन आराम से निकाल सकते हैं। और हाँ, नॉर्मल यूजेस में 1.5 दिन तक भी। मैंने इस फोन को बिल्कुल भी डार्क मोड पे यूज नहीं किया, तो ऐसे में 2 बैटरी स्टेट शो करूंगा। इस नए वाले अपडेट से पहले मैंने बैटरी स्टेट बैटरी सेक्शन से रिकॉर्ड किए थे, बट अभी जो अपडेट के बाद में ये हाईली इनएक्यूरेट है। टोटल 52 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम ऊपर दिखा रहा है, जबकि 2 घंटे 53 मिनट तो BGMI ही हो गया। इसीलिए डिजिटल वेलबींग के थ्रू शो करूंगा। पहला है मिक्स्ड यूजेस, 23 घंटे 47 मिनट के स्टैंड बाय में 13 घंटे 27 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और अभी भी बैटरी 15% लेफ्ट है, तो मतलब 1 या 2 घंटे और चलाया जा सकता है। दूसरा बैटरी स्टेट है हैवी, जहाँ पे 20 घंटे 40 मिनट के स्टैंड बाय में 10 घंटे 55 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, एंड BGMI ऑलमोस्ट मैंने 3 घंटे के आसपास खेला। वहीं आइडल बैटरी ड्रेन की बात करें तो वो भी मुझे ज्यादा नहीं लगा। 8 घंटे में डेटा ऑफ में ऑलमोस्ट 0% और डेटा ऑन में 2% का ही बैटरी ड्रेन मिला। नाउ बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि बैटरी जब लो परसेंट पे होती है, सपोज 20% से नीचे, तब बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। तो देखिए, यूजेस करने पे तो हाँ थोड़ा सा बैटरी फास्ट ड्रेन होती है, लेकिन अगर आइडल छोड़ते हैं तो 8 घंटे में सिर्फ 1% का ही बैटरी ड्रेन मिला। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो LPDDR4X और UFS 2.2 है, जो कि कंपटीशन से काफी कम है। लेकिन चलिए ऑप्टिमाइजेशन कैसा है वो बात करते हैं, और वो बेटर हो गया है। हमेशा की तरह 8 GB रैम वाला और 15,000 से ऊपर का फोन है, तो मैंने 12 ऐप्स इसमें लोड की और 5 मिनट तक फोन को लॉक करके छोड़ दिया, और 5 मिनट बाद देखें तो रैम मैनेजमेंट जो पहले था अपडेट से वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में काफी इंप्रूव हो गया। इनफैक्ट सारी ऐप्स मेमोरी में थी, एक भी रिस्टार्ट नहीं हुई। और रैम मैनेजमेंट जनरल यूजेस में भी अच्छा ही है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो एज पर फोन अरेना एंड अदर सोर्सेज 10 5G बैंड्स मिलते हैं, और नेटवर्क कवरेज वाला जो एक्सपीरियंस है वो टेक्नो पोवा 7 जैसा ही है, मतलब अच्छा मिलता है। 4G प्लस को 4.5G से शो करता है। मैंने कई जगह ट्रेवल किया तो मैक्सिमम 4 सेल तक कनेक्टेड रहती है। 5G प्लस शो करता है, लेकिन सिर्फ एक 3500 मेगाहर्ट्ज सेल। इवन समटाइम तो 5G प्लस में 3500 मेगाहर्ट्ज शो करता है, या कभी एक 700 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो ये साइंस है, आप इन पे फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी शो होता है। बात करें 5G करेज एग्रीगेशन की, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल 5G बैंड्स का कॉम्बिनेशन तो नहीं देखा, और वैसे देखिए वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, और ऐसे में मैं आपको एक फुल क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। वहीं जब ड्यूअल सिम यूज करते हैं तो सेकंड सिम में वॉइस ओवर वाईफाई शो करता है, जबकि वाईफाई कनेक्टेड भी नहीं होता। इसी के साथ वाईफाई की बात करें तो काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई तरीके का इश्यू नहीं मिलता, और वॉइस ओवर वाईफाई भी अच्छे से वर्क करता है। ऑल्सो इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ ऑन कर सकते हैं, और NFC मिलता है, तो काफी कन्वीनियंट लगा टैप टू पे ऑप्शन में। इवन ब्लूटूथ भी काफी अच्छे से वर्क करता है। मैंने TWS भी यूज किए हैं और नेक बैंड भी। परफॉर्मेंस साइड की बात करें तो ये प्रो है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे चिपसेट में अपग्रेड होगा, लेकिन सेम डायमेंसिटी 7300 मिलता है। तीनों सॉफ्टवेयर अपडेट में जो Antutu का स्कोर है वो सिमिलर सा ही मिलता है, और यहाँ पे मैंने पुराने वाले Antutu 10.5.2 में टेस्ट किया है। वहीं Geekbench को देखें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हुआ है, और इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिला है। वहीं 3D मार्क में लगभग सिमिलर से ही स्टेबिलिटी मिली है। कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो कैमरा सेक्शन के हैं, तो वहीं पे बताऊंगा। BGMI में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, और बैलेंस्ड मोड और परफॉर्मेंस मोड दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। 89 के आसपास एवरेज FPS मिलते हैं। नाउ गेमिंग टेस्ट शो करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अभी विंटर्स चल रही है, तो रूम का टेम्परेचर 20-22 डिग्री या फिर आगे तो उससे भी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में तो देखिए कोई भी फोन हीट नहीं करेगा। दैट इज वाई मैंने एक नया मेजर लिया है। मैं अपने जहाँ पे मैं ये टेस्ट करूंगा वहाँ पे रूम का टेम्परेचर जैसे मैं गर्मियों में मेंटेन रखता था 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वही मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, तो पता लगेगा ना कि इतना बेटर कौन सा फोन परफॉर्म कर रहा है। ना अगर BGMI हम 1 घंटा खेलते हैं तो शुरुआत में फोन का टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस और बैटरी 96%। बैलेंस्ड मोड की बात करते हैं, सेटिंग वही मैंने स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस चुनी और कंटिन्यूसली 1 घंटे गेम खेला, और 1 घंटे बाद में अगर देखें तो बैटरी आ चुकी थी 80% पर, मतलब कि 16% का बैटरी डिक्लाइन, और वही टेम्परेचर फ्रंट से 42.3 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। वैसे तो बैलेंस मोड और परफॉर्मेंस मोड दोनों में गेमिंग में मुझे खास डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस मोड में खेलते हैं तो टेस्ट के शुरुआत में फोन का टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस और बैटरी थी 77%।
वही सेटिंग चुनी स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस और 1 घंटा कंटिन्यूसली गेम खेला और ऐसे में बैटरी आ चुकी थी 60%, मतलब कि 17% का बैटरी डिक्लाइन। वही फोन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था फ्रंट से 42.3 डिग्री सेल्सियस सिमिलर ही मिला है। नाउ इस फोन में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन दिया है तो वो भी टेस्ट किया। टेस्ट की शुरुआत में फोन का टेम्परेचर था 31.2 डिग्री सेल्सियस और बैटरी 52%। मैंने चूज किया बैलेंस्ड मोड और सेटिंग वही पहले की तरह स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस। चार्ज लगाया और बाईपास चार्जिंग ऑन कर दी, लेकिन 30 सेकंड बाद ही हाई टेम्परेचर का मैसेज आ गया। लेकिन मैंने गेमिंग चालू रखी और 1 घंटा खेलने के बाद बैटरी अभी भी 52% पर ही थी और वहीं जो फोन का मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो 43.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इन थर्मल्स की बेसिस पे कह सकता हूँ कि गर्मी में आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े से बेटर हो सकते थे। नाउ बात करते हैं कैमरा की, तो अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा के बीच में कोई तरीके का कलर शिफ्ट नहीं मिलता, बिल्कुल सिमिलर कलर्स मिलते हैं। वहीं बैक कैमरा की फोटोज देखें तो पोवा 7 से बहुत ही बड़ा जंप नहीं मिलता। गुड फोटोज विद गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स, स्किन टोन्स भी काफी अच्छी देता है और डायनेमिक रेंज भी इवन अगेंस्ट द लाइट शॉट में भी काफी अच्छा मिलता है। फ्रंट कैमरा पोवा 7 से बेटर है, किसी तरीके का कोई ब्यूटी मोड नहीं मिलता और डिटेल्स भी काफी अच्छी निकाल के देता है। इवन अगेंस्ट द सनलाइट शॉट काफी अच्छे से बैलेंस करता है। वहीं पोर्ट्रेट शॉट्स में बैक कैमरा में 24, 35 और 50 mm का ऑप्शन मिल जाता है और एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। सेम फ्रंट कैमरा में भी एज डिटेक्शन में कोई इशू नहीं मिलता, कभी कभी किसी सिनेरियो को छोड़ के। ना वीडियो सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर वर्जन था और इवन जो लेटेस्ट वाला है उनमें थोड़ा सा इशू है। बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से किसी से भी अगर हम शूट कर रहे हैं 4K 30 FPS वीडियो तो फ्रेम स्किप का इशू मिलता है। इवन फुल HD 50 FPS वीडियोस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेटेस्ट वाले अपडेट में भी फिक्स ना होने की वजह से मैंने फोन को एक बार कंप्लीट रीसेट कर दिया और फिर से वीडियो टेस्ट किया तो पहले से मुझे काफी इंप्रूवमेंट लगा। फ्रेम स्किप काफी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी है। अब आप सोच रहे हैं कि हीटिंग की वजह से, तो ऐसा भी नहीं है, फोन हीट भी नहीं हो रहा था। और इवन ये चिपसेट भी केपेबल है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें ही कमी है। ये है फ्रंट कैमरा की 4K 30 FPS फुटेज विद अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन और सबसे लेटेस्ट अपडेट के बाद में और फ़ोन को कंप्लीट रीसेट करने के बाद में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि अभी भी वो फ्रेम स्किप का इशू है या नहीं है। बैक कैमरा में हालांकि 2 जगह मुझे फ्रेम स्किप का इशू लगा, पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इट इज़ देयर। तो हो सकता है आपकी डिवाइस में भी ऐसा देखने को मिले। बाकी साउंड क्वालिटी कैसी है और स्टेबलाइजेशन में कहूँगा कि 4K 30 FPS में फ्रंट कैमरा में भी काफ़ी अच्छा मिलता है, इवन बैक कैमरा में भी। बस ये इशू फिक्स हो जाए अगर जो भी है ये फ्रेम स्किप का, देन इट इज़ ऑल गुड। कैमरा ऐप में कोई ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, ना ही ये डिटेक्ट करता है, लेकिन आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं यूजिंग Type-C डोंगल जैसे कि मैंने किया है, तो आप बेटर ऑडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं नाइट टाइम में बैक कैमरा की फोटोज तो काफी अच्छी आती है। हालांकि किसी फोटोज में डिटेल्स थोड़ी सी शार्प नहीं मिलती। यहाँ पे OIS की कमी खलती है, स्पेशली नाइट में लाइट भी कम होती है और शटर स्पीड भी बढ़ जाती है। हालांकि लाइट हॉटस्पॉट इसका काफी अच्छा है, लेकिन फ्लेयर कंट्रोल इतना बैलेंस्ड नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इट इज एक्चुअली गुड। फोटोज में काफी अच्छी डिटेल्स आती है, थोड़े बहुत नॉइस के साथ में, बट वो काफी हद तक मोर देन यूजेबल होती है। वीडियो की बात करें अगर वो फ्रेम स्किप वाला फैक्टर छोड़ दें तो स्टेबलाइजेशन वीडियो में काफी अच्छा है। हल्का फुल्का AIS की वजह से जेली का इफेक्ट मिलता है, अदरवाइज डिसेंट अमाउंट ऑफ डिटेल्स कैरी करता है। फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी हाउएवर ठीक ठाक मिलती है, हालांकि पोवा 7 से थोड़ी सी बेटर मिलती है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का फर्क हो। तो कैमरा का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे इनको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अगेन सारी जो ओरिजिनल कैमरा सैंपल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, और जो वीडियो फुटेज है पुराने वाले अपडेट की और लेटेस्ट वाले अपडेट की, इवन जो अपडेट के बाद में रीसेट किया है वो आपको फोल्डर वाइज कैटेगराइज मिल जाएगी, ताकि आप बेटर जज कर पाएंगे कि कितना इंप्रूव हुआ है या नहीं। नाउ फाइनल थॉट्स की बात करें तो ये रही इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। एज ऑफ नाउ इस सॉफ्टवेयर वर्जन में नेटफ्लिक्स में HDR नहीं मिलता। वीडियो में फ्रेम स्किप का इशू थोड़ा सा मुझे कम लगा, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाउएवर फोटोज में काफी अच्छे रिजल्ट देता है डे लाइट में। नाइट में आपको कहीं कहीं OIS की कमी खलेगी, और वायरलेस चार्जर के जैसा मैंने बताया 3000 थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, और ये फोन पोवा 7 से 3-3.5 ज्यादा कॉस्ट करता है। तो ऐसे में या तो चिपसेट अपग्रेड करना था या फिर कैमरा में OIS इनको देना चाहिए था। एंड नो ऑफेंस, ये फोन काफी अच्छा लगा, मुझे पर्सनली पसंद आया, लेकिन ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा जितना मुझे पोवा 7 लगा था। और आप में से जो इसमें और Oppo K13 में कंफ्यूज्ड हैं, तो ये हाँ प्रोसेसर और बैटरी में वीक है, अदरवाइज ये बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है मेरे ओपिनियन में। कैमरास बेटर है, वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, BGMI में 90 FPS सपोर्ट और ओवरऑल बेटर लुक्स। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, मैंने वीडियो में एकदम पूरी
पूरी डिटेल में इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ में आजकल एक हाइप का बटन है, उसको भी 3 बार दबा दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।